गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग, और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम स्टाफिंग की केस स्टडीज़। तो पहली केस स्टडी में है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, और वो इंग्लिश डिपेंड करती है तुम्हारे स्कूल पर, बचपन में जहाँ से तुम पढ़ रहे हो। यार तुम मेरे जितना बड़ा नहीं है यार। क्या आ रहा है? बिल्कुल वाइट वाइट हो रहा है क्या? ओके, केस स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी लैंग्वेज, डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश पे समझ में आती कि नहीं आती। समझ में नहीं आती तो अर्थ का अनर्थ आप खुद कर दोगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंग्रेजी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, थोड़ी बहुत समझ में आएगी। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, केस स्टडी कुछ भी बोले, आंसर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सोचना है। आंसर कब सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा? पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। मीन्स ये पूरी केस स्टडी एक तरफ, ये पूरी केस स्टडी एक तरफ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या कहानी तमाशा लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन कि इसने पूछा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हो सकता है कि वो हमें यूँ कहे कि यार हमने मैन पावर एस्टिमेशन कर लिया कितना रिक्वायर्ड है, हमने लोगों को भी बुला लिया, और हमने उसमें से एक सेलेक्ट भी कर लिया, और हमने उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी करवा दिया। अब ये पूरी कहानी बोलती है, उससे एक कंपनी है, उसने पहले पता लगाया कि कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया, बहुत सारे लोग आ गए, तो उन्होंने सबका इंटरव्यू लेके किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसका ओरिएंटेशन भी करवा दिया, इंडक्शन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब इम्पॉर्टेंट है उसके नीचे का क्वेश्चन या तो ये कह देगा कि आप जितनी भी ऊपर स्टेप्स लिखी गई हैं उनको कोट करके बताओ। पहला क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस बाय कोटिंग लाइंस बिटवीन देम, ठीक है। या फिर ये बोल देगा एक्सप्लेन नेक्स्ट 3 स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। मीन्स केस स्टडी में पूरी कहानी बोली, लेकिन केस स्टडी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उसने बोला केस स्टडी समझ लो कि कितने स्टेप हो चुके हैं, उसके बाद के स्टेप तुम बताओ, ठीक है ना। तो पूरी केस स्टडी मेरे लिए क्या हो गई? बेकार हो गई। उधर से कोई मतलब का नहीं है। मुझे तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरे नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए ताकि मैं फर्दर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। तो वापस बोलो, पूरी केस स्टडी इज रिलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन। अब अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आराम से चल रहे हो, तो केस स्टडी करने का पैटर्न होता है कि पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद अब आपको पता पड़ गया कि वो पूछ क्या रहा है। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद वापस उस क्वेश्चन का आंसर सोचते सोचते केस स्टडी को रीड करो। इसमें आपको 2 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं एक बेटर रास्ता बताऊंगा कि पहले डायरेक्टली क्वेश्चन रीड कर लो, आखिरी की लाइन आके रीड कर लो पहले कि इसने पूछा क्या है। वो रीड कर लिया, क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद केस स्टडी रीड करो, तो वो जो हमारी सेकंड टाइम रीडिंग थी ना, वो बच जाएगी, और हमें अब हमारा माइंड आंसर के डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम केस स्टडी रीड कर रहे हैं, हमारा माइंड हमें एक डायरेक्शन सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन दूसरा ही कुछ पूछ रहा होगा, तो वापस से सोचना पड़ेगा, वापस से रीड करना पड़ेगा। हम पहले ही क्वेश्चन रीड कर लेंगे ताकि अब हमारे सारी थिंकिंग उसी डायरेक्शन में क्या रहेगी? चैनलाइज रहेगी। हाँ, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, पहले हम केस स्टडी रीड करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट आंसर मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो फिर केस स्टडी रीड करके जवाब देंगे। अब ये कह रहे हैं दुनिया भर की कहानी बोलते हैं, बहुत सारे किरदार आते हैं इसमें। अब्दुल्ली सर की बहुत सारी फ्रेंड्स आएंगी, एक आकांक्षा है, एक निकिता है और एक करिश्मा है, ठीक है। इनकी कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब की बात आएगी तब धीरे धीरे रीड करेंगे। Akansha, Nikita and Karishma are owners of handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of Sitalpatti traditional mats and Jampi, the traditional headgear। मुझे पता ही नहीं ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और मैं स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इनके बारे में पूरी बातें समझे। मतलब का नहीं, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ होती है। चप्पल जूते भी होते तो भी केस स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। तो जो बातें अब केस स्टडी के कुछ थंब रूल्स होते हैं कि जो बातें केस स्टडी में आपको समझ में नहीं आ रही उनको इग्नोर करो और बाकी की चीज़ें समझो। जो नहीं समझ में आ रही उसको इग्नोर कर दो। मतलब ये समझो जो मुझे समझ में नहीं आ रही ना वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही और वो चीज़ रिलेवेंट नहीं, छोड़ दो। क्या चीज़ें थी आई डोंट नो, नहीं तो सोचने लग जाओ यार ये क्या है, अगरबत्ती होती है क्या ये ट्रेडिशनल मैट्स, तो ये तो उसको बोलते होंगे जो अपन घर के डोर मैट बिछाते हैं उसको बोलते हैं, तेल लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। देन दे डिसाइडेड टू शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द रूरल एरिया। इंपॉर्टेंट भाई, अक्सर इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे केस स्टडी में वैल्यूज़ पूछता है, ठीक है। हम वैल्यू की भी एक टेक्निक लगाते हैं। पहले उसने कहा कि भाई अर्बन एरिया में थे, अब कहाँ जा रहे हैं, रूरल एरिया में जा रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल, कि वहाँ जो गाँव में जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और हमें लेबर सस्ती मिलेगी, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन with a view of increasing managerial operational efficiency। ज्ञान फोकट का, इसमें से काम की बात सिर्फ एक कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया उन्होंने, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी तक मुझे ये केस स्टडी पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से बिलोंग करती है, पर हमें ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो चैप्टर वाइज केस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो पता है स्टाफिंग पढ़ रहे हैं तो आंसर कहीं ना कहीं स्टाफिंग में से ही होगा। एग्जाम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी चैप्टर का नाम लिख के केस स्टडी दी होगी उन्होंने, एग्जाम में तो वन बाय वन केस स्टडी देगा। और अभी मुझे यहाँ पे सब कुछ देख के क्या लग रहा है कि ये कौन सा है भाई, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को बिलोंग करता है, इसीलिए बोला कि ये कहीं भी ले जाए, हमें आंसर कब ढूंढना है, फाइनल क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजर विद व्यू टू इंक्रीजिंग मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, keeping in the mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to the rural area। अब देख के यार पढ़ते पढ़ते हम तो बहुत सीरियस मोड पे हैं, हमें तो आंसर ढूंढना है उसका, तो हमने इतनी सारी चीज़ें अंडरलाइन कर ली, मतलब जो हमारे समझने के लिए इम्पोर्टेंट थी या हमें लगता था कि आंसर का पार्ट बनेगी, बहुत सारी चीज़ें हमने अंडरलाइन कर ली। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, state the next 3 steps, important next 3 steps that they will have to undertake for obtaining satisfied workforce for their handicraft unit। अब अभी क्रैक करना बहुत आसान है, स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और स्टाफिंग के प्रोसेस के नेक्स्ट 3 स्टेप्स ही पूछ रहा है, क्योंकि सेटिस्फाइड वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहा है। केस स्टडी डिफिकल्ट क्यों पड़ती है, ऊपर तो उसने आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोल के उलझा दिया ना, एफिशिएंसी बोल के उलझा दिया ना, क्योंकि हमने तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कह रहा है यार ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस का होगा, और तीसरा अभी आंसर ये तो सेटिस्फाइड वर्कफोर्स की भी बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन किसका निकला, स्टाफिंग का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद वापस चेक करेंगे कि यार सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स कहाँ आता है, स्टाफिंग में उसने क्या बोला कि मैंने असेस कर लिया है, एनालाइज कर लिया है, टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, कितने लोग रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट स्टेप उसने पूरी कर ली, इसके बाद कितनी स्टेप पूरी, 3 स्टेप और, उसकी मर्जी है, वो 2 स्टेप पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले। तो कह रहा है स्टेट, अब यार ये है ना, ये अब्दुल सर का एक लॉजिक है इसमें कि अगर स्टेट पूछे तो सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेन बोले तो उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन भी करना है। मैं उनसे 100% सेटिस्फाइड नहीं, उन्होंने मेरे को 2-4 बातें प्रूव करके ही बताई, सही होंगे, लेकिन मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं कि भैया हम बोर्ड में चांस नहीं लेंगे। तो हम पता है किस पे जाएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स पे। अगर ये चीज़ 2 मार्क्स की है और आपसे 4 पॉइंट पूछ रहा है तो फिर ठीक है, सिर्फ स्टेट नाम लिख के आ जाओ। लेकिन अगर ये चीज़ 5 मार्क्स की है और सिर्फ वो आपसे 3 वो स्टेप पूछ रहा है, तो फिर तो आप स्टेप के नाम भी लिखोगे और उसको 1 लाइन में क्या करोगे, आप एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। क्योंकि उनकी मार्किंग स्कीम इसी तरीके से बनी हुई होती है कि मेजर मार्क्स ऑब्वियसली हेडिंग्स के होते हैं, लेकिन कुछ मार्क्स एक्सप्लेनेशन के भी होते हैं। तो सब कुछ सही होने के बाद हम हमारा आधा से 1 मार्क्स भी क्यों छोड़ें, तो एक लाइन में। और बिजनेस स्टडीज़ के आंसर लिखने की ये ट्रिक होती है कि हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए,
अंदर का मसाले में ग्रामेटिकल मिस्टेक कितनी भी क्यों ना हो कोई फर्क नहीं है। चेकर्स की ये जनरल गाइडलाइन होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स की और लैंग्वेज के एरर की कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करना। आपको लगता है कि उसको आंसर आता है तो आप पूरे मार्क्स उसको दे दो, हेडिंग सही होनी चाहिए बस। तो अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद अगला स्टेप क्या है आपका? रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और लास्ट। कैसा है मेरा भाई आरिश, इस दर्द दिल की गुजारिश? कुछ याद आ रहा है तेरे को? कितने दिनों बाद आया तुम? हाँ, एक हफ्ते बाद, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। 3 स्टेप लिखेंगे और उनका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे। अब देखो, इस केस स्टडी में अगली और चीज़ थी जो जहाँ तक अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो आपको केस स्टडी रीड करते टाइम क्लिक करेगी ही करेगी। क्या कि भाई साहब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अर्बन से रूरल जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि हम तो किसको अपॉर्चुनिटी देंगे? एक तो उसको वुमेन को इंकरेज करेंगे और स्पेशल नीड्स वाले हैंडीकैप एंड डिसेबल्स को करेंगे, ठीक है। तो काइंडनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ माथे में क्लिक करेगी ही करेगी और थोड़ा मारेगी ही मारेगी। उसका तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्टाफिंग वाले चैप्टर से नहीं है, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का है, तो उसमें लिख दो। कहाँ लिखोगे तुम लोग? तो लाए ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, फ्री। अब हमारी दूसरी वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन ये रहा, नेम द इंटरनल एंड external sources of recruitment used by Senior Enterprise Limited to fill up the above stated vacancies। अब मुझे पता है मुझे क्या ढूंढना है उसमें कि रिक्रूटमेंट के कौन से सोर्स की बात हो रही है। उसमें कुछ इंटरनल भी हो सकता है और कुछ एक्सटर्नल भी। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को डायरेक्शन मिल गया कि किस डायरेक्शन में सोर्स है। ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो भी सोर्स हमने आइडेंटिफाई किया है उसका मेरिट भी। तो पढ़ता है, आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ सीनियर एंटरप्राइज डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। 3 लोग जा रहे हैं। पहला मार्केटिंग हेड जा रहा है, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर जा रहा है और थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जा रहा है, ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति, उसने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बुलाया and requested her to fill up the vacancy before leaving the organization। उससे बोला कि भाई ज्योति तू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तू खुद ही जा रही है, तेरे जाने से पहले मेरे 3 वैकेंसीज मुझे फिल अप चाहिए, तो इंतजाम करके जा कि तुम्हारे बाद कौन कार्यभार संभालेगा। Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy। ज्योति कह रही है कि मेरी जो कलीग है ना अलका, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत काबिल, आप उसको हायरार्की में ऊपर चढ़ा सकते हो। हायरार्की में ऊपर चढ़ाना मतलब क्या है? ये प्रमोशन तो हो गया भाई। एक की वैकेंसी कहाँ से फिल करी? इंटरनल सोर्स में, किसके थ्रू? प्रमोशन के लिए, ठीक है। शी वुड डू द नीडफुल, सारा काम कर लेगी वो। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीज फॉर द सेम। नाउ मिस अलका पंडित, यही जिसको हमने HR मैनेजर बनाया ना, अब वो बाकी का काम कर रही है। ज्योति ने तो कहा कि देखो मेरे को तो जान दो, ये अलका पंडित है, बहुत काबिल है, इसको आप प्रमोट कर दो, इसको HR मैनेजर बना दो, ठीक है। अब अलका तेरा काम है भाई, बाकी 2 लोग भी तो जा रहे हैं, मार्केटिंग हेड भी जा रहा है, असिस्टेंट मैनेजर भी जा रहा है, उनके लिए ढूंढ। अलका पंडित कॉन्टेक्टेड की रिक्रूटर्स हु एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर सीनियर एंटरप्राइज लिमिटेड। दे वर एबल टू रिक्रूट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। इसने किसको बुला लिया? कीट रिक्रूटर्स को बुला लिया। ये कौन सी बात हुई? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो इनके बिहाफ पे पोस्ट कर रहे हैं और इनके बिहाफ पे एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ के ला रहे हैं। फिर रमन्स वैकेंसी was filled by screening the database of unsolicited applicants by line in the office। unsolicited applicants मतलब कैजुअल कॉलर्स, वो नहीं जो लोग आके अप्लाई करके चल जाते थे, तब वैकेंसी होती नहीं थी,
ठीक है, तो हमने तो उनका डेटा कंपाइल करके रख लिया, उस टाइम पे वो क्या थे, अनसॉलिसिट थे, तो उनमें से किसी एक को हमने बुला लिया। तो 3 आपके जो मेथड थे वो कौन कौन से हुए? पहला तो हुआ इंटरनल में प्रमोशंस, दूसरा हुआ एक्सटर्नल में प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और तीसरा हुआ हमारा कैजुअल कॉलर्स। चिंतन मनन बाद में करेंगे, पहले आप खुद ही सोच के बताओ, अगर हमने किसी को प्रमोशन के थ्रू चूज किया है तो उसमें हमारा फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है? लेस कॉस्टली, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस। बहुत सारे जो भी इंटरनल के वो सारे प्रमोशन पे बैठते ही बैठते हैं, तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। उन्होंने एनीवन लिखा है, मल्टीपल बेनिफिट्स है, आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। फिर हमने जब प्लेसमेंट एजेंसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को चुना तो उसका क्या फायदा है? सर हम ये लोग स्पेशलाइज्ड हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो ये किसके लिए बेटर है? सेकंड लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल के लिए। तो हमें स्पेशलाइज्ड लोग मिलेंगे इनके थ्रू, और हमारी मेहनत भी क्या होगी इसमें, कम होगी। देन थर्ड, कैजुअल कॉलर्स में हमारा फायदा क्या है? क्या कंपटीशन? कैजुअल कॉलर्स में क्या फायदा है, बोलो? ढूंढने नहीं पड़ेंगे, या फिर यूँ ढूंढना तो हम चाहते हैं सर, सस्ता पड़ेगा, हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी कैजुअल कॉलर्स में। ऑलरेडी हमारे पास डेटा बेस है, बस उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब में तो पैसे लगेंगे ना, एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगेंगे, ये प्लेसमेंट एजेंसीज में पैसे लगेंगे, तो ये लेस कॉस्ट में। अब ये है ना लॉजिकल है। अब आपके सिलेबस में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल में जो मेरिट डिमेरिट लिखे गए हैं वो पूरे एक साथ लिखे हुए पूरे टॉपिक के। अब आपको इंडिविजुअल बेसिस पे मेरिट और डिमेरिट का नोट्स में है ना सिलेबस में, तो आपको ये सोच के रिलेवेंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये कैसे होगा? अगर जिसको पूरे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बाय हार्ट याद है तो उसी को हो पाएगा। वो क्या करेगा, वन बाय वन इंटरनल एक्सटर्नल के मेरिट्स और डिमेरिट्स को रिकॉल करेगा और सोचेगा कि ये वाला फिट बैठ रहा है क्या, ये वाला फिट बैठ रहा है क्या, जो फिट बैठ रहा है वो लिख देगा। क्लियर है? तो यार केस स्टडी में एक बात बहुत बड़ी डिमेरिट है कि नोट्स तो आपको बाय हार्ट होने ही पड़ेंगे, पूरा अच्छे से रट्टा होना चाहिए नोट्स का, तभी हम केस स्टडीज के करेक्ट आंसर दे पाएंगे। फोर्थ, suggest what can be done to develop the skills and abilities of the employee for producing quality products by using high-tech machine. Also state how the employees or the organization will be benefited by your suggestion. मेरे को केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या बोल रहा है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम स्किल एंड एबिलिटी क्या कर सकें, बढ़ा सकें उनकी, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो क्या है वो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आंसर है इसका ट्रेनिंग। केस स्टडी पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा इसका ट्रेनिंग। केस स्टडी, क्योंकि टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी आपको कहानी सुना देता हूँ। ये लोग जर्मनी से मशीन खरीद के लाए, पर इन लेबर्स को मशीन चलाना आती नहीं थी, तो बार बार मशीन में कुछ ना कुछ सेटिंग ख़राब कर देते थे, ख़राब हो जाती थी मशीन। अब मशीन को ठीक करने के लिए जर्मनी से इंजीनियर्स बुलाए जाते थे, तो बार बार जर्मनी से सुपरवाइज़र इंजीनियर आता था, तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं ऐसा हम क्या करें कि इनकी स्किल्स बढ़ जाए और हमारे खर्चे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सर क्या करो, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। अब इसका आंसर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ आंसर क्या है इसका, ट्रेनिंग। क्योंकि डेवलपमेंट तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कैरियर ग्रोथ के लिए होती है, और ट्रेनिंग किसके लिए होती है, इमीडिएट स्किल्स के लिए। तो यार यहाँ पे आंसर क्या है इसका, ट्रेनिंग। अब इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं? अब वो बोल रहा है कि फ़ायदे कौन से बताओ मुझे, या तो एम्प्लॉयज़ को बताओ या ऑर्गेनाइजेशन को बताओ। तो अभी अपन ने रट्टा मारा उसका, तो कोई से भी 3-4 जितने भी इसके मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो इस सजेस्ट करने का हो गया, बाकी के 4 आपको बेनिफिट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 4 मार्क्स का ही है तो 3 बेनिफिट्स भी लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप बेटर करियर, इंक्रीज अर्निंग, इंक्रीज एफिशिएंसी और इंक्रीज मोटिवेशन। ठीक है, वो जो अभी अपन ने एम्प्लॉयज़ के केस में लिखा वही के वही 4 डिक्टो आपको यहाँ पे छाप दे रहे हैं। अभी इन लोगों ने एम्प्लॉयज़ वाले लिखे हैं, केस स्टडी में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों लिखा हुआ है। तो आपको ऊपर वाला था सिस्टमेटिक लर्निंग वाला, नो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, वो चारों में से भी कोई से भी आप लिख सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल वाली है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। अगली बतानी है, जो केस स्टडी में है वो नहीं बतानी। फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बेस्ट चूज कैसे करें आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड, मतलब रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्शन का क्वेश्चन है। सिलेक्शन की कुछ स्टेजेस ये पार कर चुके हैं, बाकी की स्टेजेस आपसे पूछना चाहते हैं। निशान, द डायरेक्टर ऑफ गारमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट्स यूनिट्स। He has decided that his manufacturing unit will set up in the rural area of Odisha, where people have very few job opportunities and labor is available at very low rates. He also thought of giving equal opportunities for men and women. For this, he wanted 4 different heads of sales, accounts, purchase and production. He gave an advertisement, shortlisted 10 candidates. Advertisement दे दी उसने और 10 लोगों को उसने क्या कर दिया है, शॉर्टलिस्ट कर दिया एज पर द पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पूछा ना उसने, तो सर कहाँ तक कर लिया उसने, सर टेस्ट ले लिया उसने, सिलेक्शन टेस्ट ले लिए। तो सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्कैनिंग, उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट, फिर आता है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन आता है कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर सिलेक्शन डिसीजन। आपसे कितना पूछा उसने, सिर्फ 3 पूछा। तो भाई सिलेक्शन टेस्ट के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और तीसरा क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन। फिर ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन है ना, अब देखिए कैसे पढ़ाते हैं इसको। हाँ, वैल्यूज लिखवा रखी है उन्होंने, कहाँ लिखवाई है, केस स्टडी वाली बुक में ही लिख रखी है? नहीं, कहाँ पे ये कहाँ लिखवाई है, चैप्टर के बाद, सेकेंड चैप्टर में लिखवाई। तो अब अपन क्या करेंगे, कल आप केस स्टडीज़ की बुक लेके आएगा। केस स्टडी की बुक में आपका एक पेज हम ब्लैंक लेंगे, आइदर स्टार्टिंग का या एंड का, और उसमें हम क्या करेंगे, वो पेज है हमारा रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वाला, कि जिस दिन हम पेपर देने जाएंगे ना, उसके सुबह सुबह वो पेज पढ़ के जाएंगे। उसमें हम जितनी भी केस स्टडीज़ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, टाइम टू टाइम अलग अलग, वो सब के हम लिस्ट बना देंगे। एक एक क्वेश्चन आता जाएगा, उसमें 2 केस स्टडी हमारे पास आती जाएगी, वो 2 वैल्यूज हमारे पास आती जाएगी, हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। लिखते एट द एंड ऑफ द सिलेबस वो पूरा पेज आपका भर जाएगा। कम से कम आपके पास 20 केस स्टडीज आ जाएगी। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जिस दिन एग्जाम देने जाओ उसके एक दिन पहले बस आपको वो केस स्टडी पढ़ के जाना है, मतलब वो पेज पढ़ के जाना है आपको, वैल्यूज पढ़ के जानी है, और फिर उसमें से कोई सी भी सूटेबल आपको लिख देनी। ठीक है, तो अभी सर ये तो क्या है, पहली वैल्यू क्या है उसकी, रूरल डेवलपमेंट, गांव में जाना चाहता है, और जेंडर इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है किसको, वो वुमेन्स को। ठीक है, बाय टाटा सी।